Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic sand dunes of class 11 geography chapter number 6. तो हम लोग डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि विंड की वजह से किस तरीके से जो सैंड है वो डिपॉजिट होती है और उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं उन्हें हम मोटे मोटे तौर पे सैंड ड्यून्स कहते हैं, बट सैंड ड्यून्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। So before starting with the topic, I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel, so you can join that channel with the link in the description box. So let's start with the topic sand dunes. Dry hot desert are good places for sand dune formation. अब देखो विंड वैसे ही बहुत एक्टिव एजेंट है किस इलाके में, डेजर्ट वाले इलाके में। तो इसी इलाके में सैंड ड्यून्स बनने वाले हैं। ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ज्यादा डेजर्ट है, जहाँ रेगिस्तान है, ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल अवेलेबल है, पूरी सूखी सी सैंड अवेलेबल है, तो इन जगहों पे आपको सैंड ड्यून्स बनते दिखाई देंगे। ऑब्स्टिकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब देखो, अभी तक हमने जब देखा कि किस तरीके से जो हवा है वो डिफ्लेशन का प्रोसेस करती है, मटेरियल को उठाती है, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे आगे जाके वो उस मटेरियल को डिपॉजिट करेगी। तो कौन सी वो जगह होगी जहाँ पे ये मटेरियल पूरा डिपॉजिट होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से हवा जो है वो, ये पूरा सरफेस है, इसके ऊपर हवा चल रही थी और वो मटेरियल को उड़ा के ले जा रही थी, मटेरियल जो है वो आगे उड़ रहा था। अब आगे कहाँ जाके मटेरियल डिपॉजिट होगा? तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल मतलब जो आगे रुकावटें आएंगी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई रॉक है इस तरीके से, और इस रॉक से टकरा कर जो मटेरियल है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो रॉक है इससे टकराकर मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहाँ पे जब सैंड डिपॉजिट होने लगेगी और मान लो जो ये रॉक है वो बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, वो इजीली इरोड नहीं हो पा रही है, और मटेरियल जो है वो बहुत तेजी से डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि जब पूरे रेत जो है इस रॉक को ढक लेगी और यहाँ पे इस तरीके से एक सैंड ड्यून बन जाएगा। तो ऑब्स्टिकल कुछ भी हो सकता है, वेजिटेशन भी ऑब्स्टिकल हो सकती है, जो इस तरीके से जो पत्थर हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो ऑब्स्टिकल का रोल प्ले कर सकते हैं। मान लो जो जमीन है वही, उसी में कुछ इस तरीके से टोपोग्राफी में डिफरेंस है, कुछ उबड़ खाबड़ से आपको मान लो लैंड फॉर्मेशन है, तो इन सभी वजहों से क्या हो सकता है, ड्यून फॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। जो रॉक्स वगैरह हैं ये ऑब्स्टिकल की तरह काम कर सकती हैं और यहाँ पे ड्यून की शुरुआत हो सकती है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको भी मतलब हमें कंसिडर करना जरूरी है कि हाँ, ऐसे ही अपने आप मिट्टी जमा नहीं होने लगेगी, बल्कि कोई ऐसा ऑब्स्टिकल होगा जो कि उसको जमा करवाएगा, किसी चीज से रुक कर, अटक कर मिट्टी जो है वो इसी पॉइंट पे जमा होना शुरू करेगी। देयर कैन बी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ड्यून फॉर्म्स। अब ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है उससे जो उठा हुआ मटेरियल बनेगा, उठी हुई शेप बनेगी, इसको हम सैंड ड्यून बोलेंगे। बट इस डिपॉजिटेड मटेरियल की शेप अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के जो सैंड ड्यून्स हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे बार्चिन है, सेफ है, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल। तो मतलब कि अलग अलग तरीके से ये जो मटेरियल है वो डिपॉजिट हो सकता है। उसी के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स जो है डिवाइड किए हैं, उनकी शेप, उनके साइज के बेसिस पर। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सैंड ड्यून है वो है बार्चन्स। क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स विद द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन, दैट इज डाउन विंड, from where the wind direction is constant and moderate, and where the original surface over which sand is moving is almost uniform. तो सारा कुछ इन्होंने बार्चन का एक ही लाइन में दे दिया। तो बार्चन्स जो है वो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं। क्रिसेंट क्या होता है, देखो चांद को, आधे चांद को क्रिसेंट कहते हैं, आधा चांद होता है ना, उसको क्रिसेंट कहते हैं। तो इस पिक्चर में भी अगर आप वापस से देखोगे, जो बार्चन है वो देखो इस तरीके की शेप इसमें दिखाई हुई, ठीक है, चांद की तरह, आधे चांद की तरह ये शेप दिख रही है। तो बार्चन्स जो हैं वो इस तरीके से क्रिसेंट शेप के होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, विद पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, मान लो विंड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो बार्चन्स कैसे बनेंगे, वो बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं और थोड़ा बड़ा बनाऊं,
इसके ये पॉइंटेड एजेस दिख रही हैं आपको, ये साइड में ना ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बोला जा रहा है, ये अवे फ्रॉम विंड है। इनको अवे फ्रॉम विंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे हवा आ रही है और ये मटेरियल को इस तरफ डिपॉजिट करेगी, इस तरफ डिपॉजिट करेगी, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हवा से थोड़े दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत इजीली नहीं पहुंच पाएगी। हवा जो है वो इससे टकराएगी और यहीं पे मटेरियल डिपॉजिट कर देगी। जैसे ये बनने में कैसा दिखेगा, अगर 3D अगर थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूं, तो विंड जैसे यहाँ से चल रही थी और जो मटेरियल है वो सारा यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब जब यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होता जाएगा तो धीरे धीरे करके जब इसकी हाइट यहाँ पर पहुंच जाएगी, जब मटेरियल थोड़ा ऊंचा पहुंच जाएगा, तो वो जो मटेरियल है वो आगे रोल डाउन होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो एक इस तरीके की शेप बनने की बजाय क्या होगा, यहाँ से इसके इस तरफ से क्या होगा, जो मटेरियल है वो रोल डाउन होके नीचे की तरफ गिर जाएगा और उससे जो शेप है वो इस तरीके की बन जाएगी। जो ऊपर का मटेरियल है वो नीचे आके गिर गया, तो डोम शेप बनने की जगह ये क्रिसेंट शेप यहाँ पे बन जाएगी। तो आपको क्या दिखाई देगा, जो इसकी ये वाली साइड है, यहाँ पे इसकी स्लोप देखो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, खड़ी चढ़ाई नहीं है, थोड़ी जेंटल स्लोप है। और इधर पे देखोगे तो ये खड़ी चढ़ाई आपको नजर आएगी। ठीक है, और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये वाले पॉइंट्स अगेन देखो ये विंड से थोड़े दूर हैं, क्योंकि विंड जो है टकरा के सारा मटेरियल यहीं पे जमा कर देगी। इन पॉइंट्स तक विंड नहीं पहुंच पाएगी, हवा नहीं पहुंच पाएगी। तो इधर पे क्या होगा, जो ये पॉइंट्स हैं ये कैसे बनेंगे, यहाँ पे इधर पे जो भी थोड़ी बहुत विंड पहुंचेगी इन पॉइंट्स तक, वो बहुत ही कम विंड होगी, मतलब बहुत मुश्किल से कोई विंड यहाँ तक पहुंच पाएगी। और जो भी विंड यहाँ पे पहुंचेगी, उसका जो उसके अंदर जो मटेरियल होगा, जो सैंड वगैरह होगी, वो बहुत कम वो कैरी करेगी, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल जो है वो यहीं पे डिपॉजिट, यहाँ वाले जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हवा से थोड़े दूर लगेंगे। और अगर आप दूर वाली चीज से भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मेन चीज क्या याद रखनी है, इसके पॉइंट जो हैं ये हवा की ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डाउन विंड साइड। डाउनविंड मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, डाउनविंड मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसे जब नदी बहती है तो हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर नदी इस तरीके से बह रही है तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अपस्ट्रीम का मतलब होगा इस तरीके से। आपने बचपन में क्वेश्चंस किए होंगे कि कोई बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम बह रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर वो अपस्ट्रीम बह रही है तो उसकी जो स्पीड है बोट की वो घट जाएगी, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बहाव से। तो सेम चीज यहाँ पे है, डाउन विंड मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर विंड ऐसे बह रही है तो बार्जेस भी ऐसे बन रहे हैं, उनके पॉइंट भी इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। एंड अपविंड का मतलब क्या होगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड। अपविंड मतलब होगा अगर विंड ऐसे बह रही है और आप इस तरीके से जाओ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोला जाएगा कि आप अपविंड डायरेक्शन में चल रहे हो, आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि पहले तो आपको ये डाउन विंड एंड अपविंड का मतलब समझ आ गया होगा। तो बार्जन्स जो हैं वो अप विंड में नहीं बनते, बार्जन्स जो है वो डाउन विंड डायरेक्शन में बनते हैं। मतलब कि वो किस डायरेक्शन में बनते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही होती है उसी डायरेक्शन में बार्जन्स बनते हैं। और इनके जो हॉर्न्स हैं, इनके जो पॉइंटेड साइड्स हैं, इनको हॉर्न्स कहते हैं। और ये भी किस डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, ये देखो ऐसे एरो नजर आ रही है ना, ऐसे एरो लग रही है ना, तो ये जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ हवा चल रही है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बार्जन्स बनने का प्रोसेस क्या है। विंड एक तरफ से चलती है, जो भी वो मटेरियल आगे से उठा के ला रही होगी डिफ्लेशन के थ्रू, उसको वो एक जगह पे आके डिपॉजिट करने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, वो कुछ इस तरीके की शेप ले लेती है, क्रेसेंट शेप ले लेती है। और ये जो बार्जन्स है ना, ये मूव करते रहेंगे, मतलब कि धीरे धीरे करके जो मटेरियल है वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। आज यहाँ पे बार्जन दिख रहा है, हो सकता है आज से कुछ साल बाद जो बार्चन है वो इस इधर पे बनता हुआ दिखाई दे, उसकी शेप इस तरीके से थोड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो मटेरियल है वो यहाँ से हवा और उठाएगी, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से उठाने लगे और आगे की तरफ डिपॉजिट करने लगे, तो ये थोड़े मूव करते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको एक एक वर्ड का जो मतलब है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्रिसेंट शेप का मतलब है चांद, आधे चांद के जैसी शेप। और इसके जो
विंग्स हैं या फिर इसके जो पॉइंट्स हैं वो किस डायरेक्शन की तरफ होते हैं, डाउनविंड डायरेक्शन, मतलब विंड की ही डायरेक्शन में। और ये ऐसी जगह पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे विंड कांस्टेंट डायरेक्शन में चलती रहती है, जहाँ पे विंड जो है मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही डायरेक्शन में बहे, वैसी जगह पे बार्चन्स बनते हैं। और जो सरफेस है वो कैसा रहता है, वो सरफेस भी मॉडरेट सा सरफेस रहता है, मतलब कि अ, इस तरीके से सरफेस थोड़ा यूनिफॉर्म रहता है, बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ या बहुत ज्यादा पथरीला रॉकी एरिया वो नहीं दिखता, थोड़ा मॉडरेट यूनिफॉर्म सा सरफेस रहता है, वहां पे ये बार्चन्स बनते हैं। अब नेक्स्ट तरीके के जो सैंड ड्यून हैं वो हैं पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। तो एक पहला डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है बार्चन एंड पैराबोलिक ड्यून में वो ये है कि पैराबोलिक ड्यून कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन होती है। पूरे तरीके से एरिया वेजिटेशन से कवर्ड नहीं होना चाहिए, पार्शियली कवर्ड होना चाहिए। पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत एरिया जो है वो वेजिटेशन से कवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट वगैरह इलाके में भी कुछ तो पेड़ पौधे रहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ पेड़ पौधे जो है वो देखने मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत वेजिटेशन होनी जरूरी है पैराबोलिक ड्यून्स बनने में। दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स्ड बार्चन्स विद विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन पैराबोलिक ड्यून एंड बार्चन वो ये है कि जो पैराबोलिक ड्यून है ना वो बार्चन्स का एक तरीके से रिवर्स फॉर्म है। जैसे अब पहले मैं बार्चन बना रही हूँ फिर से। तो बार्चन कैसे बनते हैं, अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो बार्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से बार्चन यहाँ पे बनेंगे। अब पैराबोलिक ड्यून कैसे बनेगा, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है बार्चन। अब सेकंड है पैराबोलिक ड्यून्स। अब ये कैसे बनेंगे, विंड की डायरेक्शन अभी भी सेम है, विंड की डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ पे जो पैराबोलिक ड्यून है वो बनेंगे ऐसे। ठीक है, रिवर्स हो गया ना। अब देखो ये क्रिसेंट शेप्ड किस तरफ आ गई, क्रिसेंट जो शेप आ रही है इसका जो घुमाव आ रहा है, यू शेप बन रही है, ये किस तरफ आ रही है, अब ये विंड की अपोजिट डायरेक्शन में है। बार्चन्स जो हैं वो डाउनविंड डायरेक्शन में बनते हैं, एंड पैराबोलिक जो ड्यून है उनको हम कह सकते हैं ये अपविंड डायरेक्शन में बनते हैं। मतलब कि ये विंड से अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, कि अगर विंड ऐसे चल रही है तो ये ऐसे बन रहे हैं। अगर आपके बुक में जो दी गई पिक्चर है इसको आप नोटिस करोगे तो देखो क्या दिखाया है, बार्चन्स जो हैं उनमें हवा ऐसे चल रही है और बार्चन्स ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, इनकी जो पीछे की कॉन्वेक्स शेप है वो इस तरीके से दिख रही है। हवा ऐसे चल रही है, ये ऐसे बन रहे हैं। अब इधर देखो हवा सेम डायरेक्शन है, हवा जो है वो राइट टू लेफ्ट चलती दिखाई दे रही है ये एरो, बट जो पैराबोलिक ड्यून है वो ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैराबोलिक ड्यून्स एंड बार्चन इज दैट दे आर फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी मैंने हवा का नाम नहीं लिया। हवा की बात करें तो बार्चन्स जो है वो हवा के सेम डायरेक्शन में बनते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स जो है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, सो पैराबोलिक ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन सैंडी सर्फेसेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, ये थोड़े बहुत वेजिटेशन से कवर्ड रहना चाहिए, एंड जो पैराबोलिक ड्यून्स है वो रिवर्स्ड बार्चन्स हैं। सो पैराबोलिक ड्यून्स में वेजिटेशन का क्या रोल रहता है, जैसे मान लो ये पूरा लाइन सरफेस है और यहाँ पे कुछ वेजिटेशन आपको देखने मिल रही है। अब होगा क्या कि जो रेत है ना वो एक तरफ से उठता जाएगा, मान लो वो हवा जो है वो हवा यहाँ से चल रही है और यहाँ से ओरिजिनली कुछ इस तरीके का ड्यून मान लो बना हुआ था, कुछ इस तरीके का टीला जो था, ऐसे मान लो। अब हवा क्या करेगी, वो इधर से मटेरियल को उठा रही है और इसको पीछे बहुत आगे नहीं ले जा पाएगी, यहाँ पेड़ पौधों से टकराकर वो इसको यहीं पे डिपॉजिट कर देगी। तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, इसकी शेप बन जाएगी ऐसी। वो यहाँ से मटेरियल को उठा रही थी तो ये थोड़ा सा अब एक गड्ढा सा बन जाएगा, तो यहाँ से क्रिसेंट शेप बन जाएगी और ये इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल जो है वो पीछे की तरफ डिपॉजिट होने लगेगा। ये एक्चुअली कुछ ये वाली साइड ऐसे रहेगी, ये साइड ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से इस वाली तरफ से जो विंड है वो मटेरियल को उठा रही है, सैंड को उठा रही है और पीछे वाली तरफ डिपॉजिट करती जा रही है। और जो बार्चेंस थे उसमें हमने क्या देखा था, बार्चेंस में अगर हवा ऐसे चल रही है तो बार्चेंस ऐसे बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो मटेरियल है वो हवा डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होता जा रहा है और जब ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो मटेरियल लुढ़क कर आगे नीचे गिर जाएगा।
तो इसका मेन काम बार्चन में क्या हो रहा है, हवा मटेरियल को डिपॉजिट कर रही है, एक तरफ यहाँ पे डिपॉजिट करते जा रही है इस वाली जगह पे। बट जो पैराबोलिक ड्यून है ऊपर, यहाँ पे जो पैराबोलिक ड्यून है, इसमें क्या हो रहा है, हवा एक तरफ से मटेरियल उठा रही है और इस तरफ आके जो मटेरियल है वो थोड़ा डिपॉजिट सा हो जा रहा है, तो इसकी शेप इस तरीके की बन रही है। सेफ इज सिमिलर टू बार्चन विद अ स्मॉल डिफरेंस। सेफ जो है वो बार्चन से ही सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हो सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक लाइन है ऊपर पैराबोलिक ड्यून्स में ही, विद विंड डायरेक्शन बीइंग सेम। विद विंड डायरेक्शन बीइंग सेम का मतलब बस इतना सा है कि ये देखो ऊपर फिर से दोनों में विंड की डायरेक्शन सेम है ना? ये बात हो रही है विंड डायरेक्शन बीइंग सेम, कि अगर हम विंड की डायरेक्शन सेम रखें, एक तरफ रखें, तो बार्चन्स जो है वो ऐसे बनेंगे, बार्चन्स जो है वो ऐसे बनेंगे और पैराबोलिक ड्यून्स ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये चीज थी। हो सकता था आप कंफ्यूज हो जाओ ये लाइन पढ़कर। अब वापस से थर्ड जो टाइप ऑफ ड्यून है वो है सेफ। सेफ जो है ये भी बार्चन्स की तरह ही है बट एक छोटा सा डिफरेंस है। सेफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। बार्चन्स के दो विंग थे, दो पॉइंट थे, इन पॉइंट्स को हॉर्न भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर हॉर्न लिखा हो, विंग लिखा हो या फिर पॉइंट लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जो इसके पॉइंटेड एरियाज हैं ये, इनको विंग भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, हॉर्न भी कहते हैं। तो बार्चन में आपको दिख रहा है ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, बट सेफ में क्या होता है, एक लॉन्ग पॉइंटेड एरिया दिखता है। ठीक है, मतलब आप ये देखो, ये कंप्लीट सी नहीं बन रहा। बार्चन पूरा ऐसे है बट सेफ कैसे है, एक तरफ से तो पूरा है बट यहाँ पे आके ये रुक जा रहा है। ठीक है, इस तरफ से आके रुक जा रहा है, तो एक तरफ ये वाली पूरी इसकी पॉइंटेड साइड दिख रही है। तो सेफ में क्या होता है, सेफ मतलब होता है स्वॉर्ड, मतलब जैसे तलवार होती है ना, उसकी शेप आपको दिख रही है, या फिर जिस गांव में आपने दरांत देखी होगी जिससे फसल वगैरह काटते हैं, तो उस शेप का कुछ ये सैंड ड्यून जो है वो बनता है। तो बार्चन एंड सेफ एकदम सेम है। डिफरेंस क्या है, बार्चन में दो पॉइंट हैं और सेफ में सिर्फ एक पॉइंट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ विंड दोनों में देखो, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन में ये सेफ एंड बार्चन बनेंगे। तो जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था, विंड डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो बार्चन ऐसे बनेंगे। ये देखो दो, दोनों इक्वल सा मैंने दिखाया, ये जो पॉइंट है ये इक्वल से दिखाए हैं। बट जो सेफ होगा, अब सेकंड में मैं क्या बना रही हूँ, सेफ, सेफ ऐसे होगा, एक तरफ से थोड़ा सा पीछे को है और एक तरफ से इसकी ये पॉइंटेड रेज दिख रही है, एक तरफ से ये पॉइंटेड आगे है। इस तरीके की कुछ ये शेप बनती है। ठीक है, प्रॉपर सी नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे इसको बीच में से किसी ने रोक दिया है, इस तरीके से शेप इसकी बनेगी। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज शिफ्ट इन विंड कंडीशंस। अब सेफ कब बनते हैं, सेफ तब बनते हैं जब विंड डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। फिर से अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो जब ऐसे हवा बह रही थी तो प्रॉपर बार्चन्स ऐसे बन रहे थे जिसके दो पॉइंट्स थे। बट मान लो हवा में ना थोड़ा सा चेंज आ गया, हवा कैसे बहने लगी, हवा की डायरेक्शन थोड़ी ऐसे बहने लगी। ठीक है, चेंज दिखा आपको, पहले ऐसे बह रही थी बट अब ऐसे बह रही है हवा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाली साइड है इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वो आगे को बढ़ता जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो आगे को इस तरीके से बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हवा इधर से मिट्टी को ढकेलेगी और आगे बढ़ाती जाएगी। और अब इसकी शेप देखो, और ऊपर से इसका ये जो एक तरफ है ये थोड़ा सा कम होता जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो साइड है, ये वाला पॉइंट थोड़ा कम होता जाएगा और ये वाला पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो शेप बनी ये बनी सेफ। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर होगी दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब आप एग्जाम में लिख के आओगे ना, तो जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना देना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से छोटा सा एक डायग्राम बना देना, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसे भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको शेप्स एंड जो भी इनके फॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर है। जब इनकी डेफिनेशन लिखोगे, जब आप टाइप्स लिखोगे, तो आप छोटा सा साइड में इस तरीके से बना देना। द लोन विंग्स ऑफ सेफ कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई। तो जो लोन विंग है, लोन मतलब जो अकेला विंग है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, जैसे ये वाला अकेला आगे बढ़ता जा रहा था ये वाला, तो ये वाला जो विंग है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत लंबा हो सकता है, बहुत लंबा और थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मिट्टी का टीला ही है ना आखिरकार, तो ये हाइट में भी थोड़ा ऊंचा हो सकता है और बहुत आगे तक बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट फोर्थ तरीके का जो ड्यून है वो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में क्या है, दे आर फॉर्म
when supply of sand is poor and wind direction is constant. longitudinal winds longitudinल dunes जो हैं वो ऐसी जगह पे बनते हैं जहां पे सप्लाई ऑफ सैंड पुअर है, मतलब जो रेत है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, रेत कम मात्रा में अवेलेबल है, और विंड की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब लगातार विंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में बह रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही. दे अपीयर एज लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट. तो जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो कैसे दिखते हैं, वो एक लॉन्ग लंबी रिज की तरह दिखते हैं. अब आई होप कि आपको पूरा हम चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार हमने रिजेस का इस्तेमाल किया है, आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रिज आखिर क्या क्या होती है. मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में भी समझाने की कोशिश की है. जैसे मिट्टी की मेड़ बना देते हैं ना, मिट्टी का थोड़ा सा इस तरीके से मेड़ बना देते हैं खेतों में, या आप छोटा सा गार्डन बनाते हो तो गार्डन की जो स्क्वायर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए चारों तरफ मेड़ बना देते हो मिट्टी की, तो उस मेड़ को ही आप कह सकते हो रिज. ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में. तो मिट्टी का ऐसे उठा हुआ पूरा लाइन जो रहती है, इसी को हम कहते हैं रिज. अब ये अलग अलग ऊंचाई की हो सकती है. तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं ये एक बहुत लंबी सी रिज की तरह नजर आते हैं, बट इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती. ठीक है, ये एक रिज रहते हैं इस तरीके से, जैसे आप देखोगे एक लंबी सी रिज की तरह नजर आ रहे हैं, बट इनकी हाइट जो है ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है. दे अपियर एज लॉन्ग रिज कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट, और इनकी जो लेंथ है वो लंबी रहती है. अब इसको भी मैं आपको बना के दिखाऊं ये कैसे बनेंगे. इसमें पॉइंट क्या नोट करना है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में बनेंगे, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उसी डायरेक्शन के साइड साइड में पैरेलल, सेम डायरेक्शन भी नहीं बोलना चाहिए, पैरेलल बनेंगे. ठीक है, विंड के पैरेलल बनेंगे. अब यहाँ देखो, विंड ऐसे बह रही है तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे बन रहे हैं, ऐसे पैरेलल लग रही है ना. जैसे विंड अगर ऐसे बह रही है या फिर विंड ऐसे बह रही है, कुछ भी बोल लो, ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बनेंगे, इसके साइड साइड में पैरेलल बनेंगे. ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे पूरा रेत रेत पूरी रेत थी. अब ये कैसे एरिया में बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे एरिया में बनते हैं, जहाँ पे रेत की सप्लाई थोड़ी कम होती है. तो अब हवा मान लो ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, तो हवा क्या करेगी, आगे बहती जाएगी और ये जो मटेरियल है ना इसे साइड साइड में करती जाएगी, साइड साइड में करती जाएगी. तो ये जो मटेरियल है ये साइड में एक लंबी सी रिज की तरह डिपॉजिट हो जाएगा, बीच से थोड़ा सा साफ सा एरिया हो जाएगा, और जो मिट्टी होगी थोड़ी बहुत वो इस तरीके से एक रिज की तरह यहाँ पे जमा हो जाएगी. तो विंड कैसे बह रही है, विंड ऐसे बह रही है, और रिज कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है ये पैरेलल होते हैं विंड की डायरेक्शन पे. अब इसमें विंड की डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है, ऐसे अगर मैं ऊपर इस तरीके से बनाऊंगी, मान लो विंड ऐसे बह रही है, तो ये क्या करेगी, ये मटेरियल को ये भी इसी तरीके से डिपॉजिट कर देगी साइड साइड. ठीक है, तो ये भी क्या बोलेंगे, इसे भी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून ही बोलेंगे. और मान लो हवा ऐसे चल रही है साइड साइड में इस तरीके से चल रही है, तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, रहेंगे पैरेलली, हवा के पैरेलल रहेंगे. ठीक है, इस तरीके से बनेंगे. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ड्यून है वो है ट्रांसवर्स ड्यून्स. दे आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन. मैंने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का पैरेलल होने पर क्यों जोर दिया, क्योंकि ट्रांसवर्स ड्यून्स में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं. तो आप कंफ्यूज नहीं होना, लॉन्गिट्यूड में पैरेलल डायरेक्शन होती है एंड ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है. अब याद रखने के लिए आप कुछ भी तिगड़म लगा सकते हो, कुछ भी आप कैसे भी करके याद कर सकते हो, कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल एल से शुरू हो रहा है और पैरेलल में भी क्या होता है, डबल एल आता है, 3 बार एल आता है. तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो पैरेलल है, तो बाकी बचा क्या हो गया, ट्रांसवर्स, जो कि परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो दे आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बना रहा है. तो अगर विंड ऐसे चल रही है तो ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे. ठीक है, ये ऐसे बनेंगे. ये भी लंबे से रिज की तरह ही होते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या है कि ये विंड के 90 डिग्री पे बनते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं. These dunes form when the wind direction is constant and the source of sand is an elongated feature at right angles. तो जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो ऐसी जगह पे बनते हैं जहां पे विंड की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती है. और जो सोर्स ऑफ सैंड है, मतलब जिस जगह से विंड सैंड उठा रही है वो कैसा है, वो एलोंगेटेड है, लंबा सा एरिया है, और वो जो एरिया है वो विंड के
90 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, विंड जो है वो उठाएगी मटेरियल को, ये लंबी सी रिज है, ये पूरा मटेरियल जो है यहाँ से हवा मटेरियल को उठाएगी और आगे की तरफ ढकेल देगी। तो इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देखो, ये इस तरीके से बनेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे जब बार्चन्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारे सेफ जब ज्वाइन हो जाएंगे तो वो एक ट्रांसवर्स की शेप ले लेंगे। आप ऐसा भी समझ सकते हो, बट मेन आपको क्या याद रखना है, ये लंबा सा एरिया रहेगा। ठीक है, लंबा सा एरिया रहेगा उठा हुआ, और जैसे लहरें बहती है ना, जैसे समुद्र की लहरें दिखती हैं इस तरीके की, कुछ वैसा आपको रेगिस्तान पे देखने मिलेगा। तो विंड ऐसे बह रही है, विंड जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में बह रही है, और ये जो रिज बन रही है, ये जो ट्रांसवर्स ड्यून्स बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। दे मे बी वेरी लॉन्ग एंड लो इन हाइट, तो ट्रांसवर्स ड्यून्स भी बहुत लंबे हो सकते हैं और हाइट में उनकी थोड़ी कम ऊंचाई हो सकती है। When sand is plenty, quite often the regular shaped dunes coalesce and lose their individual characteristics। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब बहुत सारे नॉर्मल ड्यून्स जैसे बार्चन्स वगैरह जब ज्वाइन हो जाते हैं, कोएलिस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, वो ट्रांसवर्स ड्यून्स में तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब सैंड बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी, जब प्लेंटी ऑफ सैंड होगी, मतलब अच्छी खासी मात्रा में सैंड अवेलेबल होगी, तो वहां पे क्या होता है, काफी बार जो रेगुलर शेप्ड ड्यून्स है, मतलब जो दूसरे ड्यून्स हैं जैसे बार्चन्स या सेफ वगैरह हो गए, इनमें क्या होगा, ये कोलीस हो जाएंगे। कोलीस मतलब होता है ज्वाइन हो जाना, मिल जाना, एक साथ सम्मिलित हो जाना। ठीक है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे एंड अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक खो देंगे। तो मान लो इस तरीके से ये सेफ बने हुए थे, एक सेफ ये है, ठीक है, फिर नीचे एक सेफ ये है, फिर एक और नीचे एक सेफ ये है। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिट्टी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा रेत अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच बीच में ये वाले जो जो एरियाज हैं यहाँ पे भी रेत जमा हो जाएगा। ठीक है, मान लो पीछे भी इस तरीके से सेफ बने हुए थे, तो बीच में ये वाले जो बीच में है यहाँ पे भी जो रेत है वो जमा हो जाएगा, और ये इस तरीके से एक लंबी सी रिज बन जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स ड्यून। हवा कैसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है, और ये इसके 90 डिग्री पे बन रहे हैं। Most of the dunes in the desert shift and a few of them will get stabilized, especially near human habitations। तो ज्यादातर जो ड्यून्स होते हैं ना वो शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि देखो हवा क्या करती है, वो मटेरियल को उठाती है और आगे डिपॉजिट करती रहती है। तो ये मूव कैसे करेंगे, मूव ऐसे करेंगे, जैसे मैं आपको नॉर्मल ड्यून बना के दिखाऊं। ये एक लैंड सरफेस है और यहाँ पे ये ड्यून बना हुआ है। अब हवा क्या कर रही है, मटेरियल को उठा रही है और आगे डिपॉजिट करती जा रही है। तो जब हवा यहाँ से चलेगी तो ये क्या करेगी, अब मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी तो नया बनेगा। हवा ने क्या किया, मटेरियल इस वाले सरफेस से उठाया, जब वो इस सरफेस से उठाएगी तो ये सरफेस कम होने लगेगा, कम होगा तो ये आगे को इस तरीके से हो जाएगा। जो ये पूरा एरिया था, ये हवा ने मिट्टी जो है उठा ली और उठा के आगे डिपॉजिट कर दी। जब आगे डिपॉजिट करेगी तो ये वाली साइड आगे को जम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है इस पे उसने मिट्टी जमा कर दी। तो आप ये देखो कि जो ड्यून है उसकी शेप इस तरीके से ऐसी हो गई, मतलब कि वो इतना आगे बढ़ गया। और क्या हो सकता है, फिर और यहाँ से मिट्टी उठाएगा और ड्यून आगे बढ़ जाएगा, तो अब और इतना आगे बढ़ गया, फिर वो और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो ड्यून्स है ना ये मूव करते रहते हैं, ये शिफ्ट हो सकते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो परमानेंट नहीं होती है, शिफ्ट करते रहते हैं। शिफ्ट कहाँ करेंगे, जहाँ सॉरी, ये थोड़े से स्टेबल कहाँ पे होंगे, स्टेबल मतलब बहुत ज्यादा जब ये शिफ्ट ना करे, तो ये स्टेबलाइज्ड वहां पे होंगे जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस है। ह्यूमन हैबिटेशंस मतलब कि अब देखो, जैसे यहाँ पे पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रेगिस्तान वाला इलाका है पूरा, यहाँ पे आपको ड्यून्स वगैरह इस तरीके से देखने मिल रहे हैं। और इधर पे लोगों ने घर वगैरह बना रखे हैं, यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे भी देखने मिलेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जो भी रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, कैक्टस वगैरह जो भी आप समझो, यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन देखने मिलेगी और कुछ घर वगैरह देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हवा जो है इन चीजों से टकरा जाएगी, और यहाँ पे जो इसके नीचे की जमीन रहेगी ना वो कॉन्सोलिडेटेड, थोड़ी सी कॉन्सोलिडेटेड हो जाएगी इस वाले एरिया के कंपैरिजन में। यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ी जकड़ जाएगी, जो घर वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे हैं, थोड़ी बहुत जो भी वेजिटेशन है वो जमीन को जकड़ लेगी, तो यहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी स्टेबलाइज रहेगी। तो जब ये सैंड ड्यून्स जो है यहाँ पे बनेंगे तो वो इधर पे आके डिपॉजिट होते रहेंगे और इससे बहुत आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो
जो ह्यूमन हैबिटेशंस हैं उनके आसपास थोड़े से स्टेबलाइज्ड सैंड ड्यून्स दिखेंगे। वहां पे वो इसके आसपास वाले ड्यून्स बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। तो नाउ आई होप कि आपको सैंड ड्यून्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारे टाइप जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। And with this, we have come to the end of our chapter number 6 of class 11 geography. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And also, please don't forget to join our WhatsApp chat. So see you in the next video with a new topic. Till then, bye bye.